सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सपोज है कि कोई कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को जो है कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस कंपनी को रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर अदर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर जो अदर इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, वो सप्लायर से परचेज करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेगी, इक्विपमेंट सप्लायर से लेगी, और जो मशीनरी चाहिए होगी वो सप्लायर से परचेज करती है। तो वहाँ से सप्लायर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के पास तक क्या आता है, वो सारे मटेरियल आते हैं। यानी कि जो सप्लायर होता है वो रॉ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो है वो सप्लाई करता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सभी का यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करती है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो या तो होलसेलर को सप्लाई करेगी या फिर रिटेलर को सप्लाई करेगी या फिर सीधे कस्टमर को सप्लाई कर देगी। अगर होलसेलर को सप्लाई करती है तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो कस्टमर को सप्लाई करेगा, और फिर फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर। तो ये जो पूरा सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, फिर मैन्युफैक्चर द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाना, फिर बना के उसको होलसेलर को देना, होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये पूरा क्या हो गया, एक चेन हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर मैन्युफैक्चर को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर प्रोडक्ट को रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करता है। तो सप्लायर से कस्टमर तक ये जो पूरा है ये एक चेन बन जाता है। किस चीज़ का, सप्लाई का। कुछ ना कुछ सप्लाई हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं। और इसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो इस सप्लाई चेन इज ए कंबाइंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो सप्लाई चेन क्या हो गया, कंबाइंड नेटवर्क है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का या फिर टेक्नोलॉजीज़ का, जहाँ पर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोडक्ट और सर्विस को सेल किया जाता है। तो भाई यही हुआ ना कि मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, मैन्युफैक्चर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को सप्लाई कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई कर दिया, रिटेलर ने कस्टमर को सप्लाई कर दिया। तो ये सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर टू अ मैन्युफैक्चर एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स और सर्विस टू द एंड कंज्यूमर। तो सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई से, जो कि सप्लायर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर को, और उसके बाद भी खत्म कहाँ होता है, जब वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा सप्लाई चेन होता है, और इसी को मैनेजमेंट करना, इसी को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डेटा एंड फाइनेंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर गुड्स, डेटा, फाइनेंस जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होते हैं उनका प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके, यानी कि सप्लायर से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने तक जो सप्लाई होता है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इट रिफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन दैट रिलेट टू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द राइट कस्टमर कंपनीज। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ऑपरेशन को इंक्लूड करता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का सारा एक्टिविटी जो होता है उसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। द पर्पज ऑफ ए सप्लाई चेन इज टू गेट गुड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट एज क्विकली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो पर्पज क्या होता है मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद तुरंत इसको जो है इफेक्टिवली और क्विकली जो है कस्टमर तक पहुंचा देना, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपका सप्लाई चेन सही से नहीं होगा ना, तो आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा लेकिन वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन आपका सही नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो आसानी से हो जाए, बिना किसी हर्डल के हो जाए। तो इट्स अन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ये क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस, यानी कि सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, सप्लायर को मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर को बिजनेस कस्टमर से, जिससे कि आसानी से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस एक्सचेंज हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, गुड्स एक्सचेंज हो गया, ये आसानी से हो जाए बिना किसी हर्डल के। अब जैसे क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जो सप्लायर होता है वो सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल पहुंचाता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और वो जो क्या है कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये जो पूरा फ्लो हो रहा है रॉ मटेरियल का, चाहे गुड्स का, चाहे डेटा का, इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ओलिवर एंड वेवर ने डिफाइन किया 1982 में। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ सप्लाई चेन विद द पर्पस टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया, ये एक प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस है। किस चीज़ को, ऑपरेशन को, किस
किस चीज़ के ऑपरेशन को, सप्लाई चेन के ऑपरेशन को। क्यों मैनेज करना है, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो एफिशिएंटली जो है वो सेटिस्फाई किया जा सके। तो सप्लाई चेन इसीलिए तो कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर है वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर के लिए। अब मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लाई ने सप्लाई कर दिया। अब मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कस्टमर को सेल करना है, तो कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करेगा, फिर रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करना है। तो इस सारी चीज़ों को प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो केथ ओलिवर जो कि एक ब्रिटिश लॉजिस्टिशियन हैं, उन्होंने ही जो है कि ये क्वाइन किया था टर्म सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। सप्लाई चेन ड्राइवर, ड्राइवर कहने का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट, यानी कि एक सिस्टम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको हम सप्लाई चेन ड्राइवर कहते हैं। यानी कि कब कहाँ किस चीज़ की सप्लाई करनी है, कितना अमाउंट में सप्लाई करना है, टाइमिंग क्या होगा सप्लाई का, लोकेशन क्या होगा सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होगा सप्लाई करने का, ये सारा चीज़ इन सप्लाई चेन ड्राइवर्स पे डिपेंड करता है। तो ड्राइवर क्या हो गए, ड्राइवर आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। सप्लाई चेन ड्राइवर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, यानी कि एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को, रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी कि परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन, ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही इंपैक्ट डालेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हो और नेगेटिव इंपैक्ट, दोनों ही इंपैक्ट जो है वो पड़ता है ड्राइवर्स का सप्लाई चेन पे। तो ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्रॉडली 5 ड्राइवर्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो सप्लाई चेन इस पे डिपेंड करेगी ना भाई, क्या बनाना है आपको जब पता रहेगा तो आप उसके लिए पहले से ही रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज करके रखोगे। हाउ यानी कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आप पहले से अरेंज करके रखोगे। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, तो टाइमली जो है आप सप्लाई से रॉ मटेरियल, मशीनरी जो है आप अरेंज करके सप्लाई कर दोगे मैन्युफैक्चर को। तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, यानी कि कितना बना के रखना है और कितना स्टॉक में रखना है, कितना बनाना है और कितना स्टॉक में रखना है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है फिर घट रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कितना बनाना है और कितना स्टॉक करके रखना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सप्लाई भी करना होगा मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है रॉ मटेरियल भी सप्लाई करके मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरीके से लोकेशन। लोकेशन यानी कि कहाँ पर, अब ये लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग या जो फैसिलिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन की बात होती है और यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन की भी बात होती है। तो लोकेशन, आप जो है मार्केट से बहुत दूर हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो रहेगी। जब मार्केट के नज़दीक होते हैं तो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। सप्लायर के नज़दीक है तो रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी सप्लाई चेन की, लेकिन सप्लायर से दूर है तो रिस्पॉन्सिवनेस लेट होगी, पुअर होगी सप्लाई चेन की। भाई आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक के ब्रांचेज होते हैं, फिर फूड चेन ब्रांचेज होते हैं, जो क्या करते हैं कि बड़ा मार्केट है तो हर जो है मॉल में या फिर छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर पर वो अपना एक ब्रांचेस खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनकी सप्लाई चेन फास्ट हो। आपने ऑर्डर किया तुरंत जो है आपको डिलीवर हो जाता है। जैसे पिज्ज़ा का आप डिलीवर देखिए तो आधे घंटे में वो प्रॉमिस करते हैं कि हाफ एन आवर में आपको जो है पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगे, यानी कि उनकी सप्लाई चेन क्या है, रिस्पॉन्सिव है। क्यों रिस्पॉन्सिव है? क्योंकि उन्होंने लोकेशन, बहुत सारी मल्टीपल लोकेशन पर उन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हाउ एंड व्हेन टू मूव, कब मूव करना और कैसे मूव करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ड्राइवर होता है, जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। क्लियर कि ट्रांसपोर्टेशन, अब बाई रेल जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो या फिर बाई एयर जा रहे हो, तीनों पे ही जो है परफॉर्मेंस क्या होगी, डिफ़र करेगी। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, डिफ़र करेगी। ट्रेन से जा रहे हैं सस्ता पड़ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर सप्लाई करनी है एयर से तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन हाँ वहाँ पे टाइम कम लगेगा और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि रेलवे से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर आप एयर से जा रहे हैं तो टाइम कम लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन। और वहीं पर लास्ट है जो कि इन सभी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। सप्लाई चेन ड्राइवर में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है आपके पास कि कब कहाँ कैसे क्या बनना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, तो आप कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, यानी कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर हो जाता है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि किससे कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जो है रिस्पॉन्सिव अच्छा होगा आपका और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। लोकेशन अगर आप नज़दीक में हैं मार्केट से, सप्लायर से, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, एफिशिएंसी होगी। इन्वेंट्री आपको पता है कि कितनी डिमांड होनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कितना बनाना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना नहीं रखना है। और प्रोडक्शन यानी कि कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में सभी कंट्रीज़ ने अपने मार्केट को जो है ओपन कर दिया है, जहां पर दूसरे कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आकर अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकती हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि कुछ कंट्री में जो है लेबर कॉस्ट कम होता है, तो कुछ कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है, तो कुछ कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो कम होता है, कुछ कंट्री में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जो है वो होती है वो कम होती है। तो अब इस चीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है किसी दूसरी कंट्री में सेटअप कर देंगे, या फिर जो है रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंट्री से सप्लाई करने लग जाती हैं। क्लियर? तो अब सपोज करें कि कोई कंपनी है वो जो है अपना रॉ मटेरियल चाइना से लेके आ रहा है, मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिया में कर रहा है, और जो सेल कर रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में कर रहा है। क्लियर? यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसको नॉर्थ अमेरिका में सेल करने के लिए वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल चाइना से ले रहा है, बना इंडिया में रहा है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके नॉर्थ अमेरिका में लेके जाकर वहाँ पर सेल कर रहा है। तो यानी कि इसके सप्लाई चेन में 3 कंट्रीज जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई। तो जब सप्लाई चेन में एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती हैं तो उसी को ग्लोबल सप्लाई चेन कहा जाता है, और उसको मैनेज करना ही ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजिंग दिस सप्लाई चेन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड फुलफिल कस्टमर नीड रिफर्स टू ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर? तो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी आपके सप्लाई चेन के पार्टिसिपेंट हैं वो अलग अलग कंट्रीज में जो है अवेलेबल है। हो सकता है कि सभी के सभी अलग अलग कंट्री में हो, या फिर एक या दो जो है अलग कंट्री में हो, तो उसको मैनेज करना ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। ये जो है सेम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरह है, बस यहाँ पर जो फोकस होता है कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन का वो ट्रांसनेशनल होता है, यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से ला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में कर रहे हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल किसी और कस्टमर को कर रहे हैं। तो इस केस में जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पर फोकस करना चाहिए। अगर इन फैक्टर्स पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है सही से ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिसमें रॉ मटेरियल कहीं और से ला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कहीं और कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप सही से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाओगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है कोई प्रोडक्ट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसको राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच टू फोकस टू मैनेज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। तो अगर आपको जो है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी सभी फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर। तो सबसे पहली चीज़, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वन प्रोडक्शन सेंटर जनरेट्स लॉन्ग लीड टाइम ऑफ सप्लाई। अब सपोज कि नॉर्थ अमेरिका के कस्टमर को आप जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अब वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर आप इंडिया में कर रहे हो, और इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। तो चाइना से रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद इंडिया में आएगा, यानी कि एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर में एंटर कर रहा है, फिर उस बॉर्डर में उसको बनाया जाएगा, बनाने के बाद इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके आप नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर में उसको लेके आओगे। यानी कि कई सारी कंट्री के बॉर्डर को पार करके जो है कई सारे कस्टम को क्लियर करके जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है नॉर्थ अमेरिका में लेकर आओगे। तो चाइना से शुरुआत हुई, इंडिया होते हुए नॉर्थ अमेरिका में जा रहे थे। तो अब जब आपके सप्लाई चेन में एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हैं, तो यानी कि अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ आपको पे करनी पड़ेंगी, अलग अलग कंट्री के कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना है और रॉ मटेरियल चाइना से आना है, तो पहले चाइना से आप कस्टम क्लियरेंस करवाइए, वहाँ पर टाइम लगेगा। उसके बाद इंडिया में आएगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग में जो टाइम लगेगा वो अलग। उसके बाद फिर इंडिया से जो है आप कस्टम क्लियरेंस और ड्यूटीज़ को पे करके फिर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, वहाँ पर जो है कस्टम क्लियरेंस करवाकर फिर जो है आप वहाँ पर प्रोडक्ट को फाइनली सेल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लीड टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो जब लीड
लीड टाइम ज़्यादा होगा तो डिले होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट राइट टाइम पर जो है कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे केस में आपको जो है मल्टीपल अपना जो है प्रोडक्शन सेंटर ओपन करना चाहिए, यानी कि सेंट्रलाइज नहीं रखना है। यानी कि आप इंडिया के साथ साथ चाइना में भी अपना एक प्रोडक्शन सेंटर ओपन कर लें या फिर नॉर्थ अमेरिका में अपना एक प्रोडक्शन सेंटर ओपन कर लें, जिससे कि चाइना से सीधे नॉर्थ अमेरिका में आप जो है प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगवाएंगे और वहीं पर प्रोड्यूस करके जो है आप तुरंत जो है कम टाइम में अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फ्री ट्रेड जोन एरिया अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। EU ट्रेड ऑपरेटिंग है, वहाँ पर जो है आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि अपना प्रोडक्शन, कंपोनेंट असेंबली, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिफरेंट कंट्रीज में अपना सेटअप करती है, जहाँ पर उनको कोई एक्स्ट्रा क्लियरेंस नहीं करवाना होता है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रलाइज नहीं होना है, आप उसको डिसेंट्रलाइज करिए अपने प्रोडक्शन सेंटर्स को। क्लियर। वहीं पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कि जो भी आप सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हो उसको जो है रेशनलाइज वे में और उसको जो है सही तरीके से एकदम जो है इवैल्यूएट करके जो है आपको सप्लायर को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो कॉस्ट है, वो जो टाइम है डिले हो रहा है जो जिसकी वजह से वो कम हो, कॉस्ट कम आए। तो आपको ये ध्यान रखना है अपने सप्लायर को सिलेक्ट करते वक्त। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आप ऐसा कोई सप्लायर चूज करिए जो कि इंडिया में तुरंत के तुरंत जो है आपको सप्लाई कर दे कम कॉस्ट में और कम टाइम पे। तो अगर चाइना से जो है कम टाइम और कम कॉस्ट पे इंडिया में ही कोई सप्लायर आपको जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करे, तो आप इंडिया के सप्लायर को चूज करिए, ना कि चाइना के सप्लायर को। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है सप्लायर सिलेक्शन के वक्त इन द केस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वहीं पर नेक्स्ट है ए कंटिन्यूअस ऑडिट रिव्यू गैदरिंग मार्केट इंटेलिजेंस मस्ट बी कंडक्टेड ऑफ बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड सप्लाई चेन। अब देखिए अलग अलग इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आप जो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, चाइना से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में कर रहे हैं और सेल जो है नॉर्थ अमेरिका में कर रहे हैं, तो हर कंट्री के अपने रूल रेगुलेशंस होंगे, उनके कस्टम्स होंगे और जो कि चेंज होते रहते हैं आए दिन। उनका ट्रेड रूट, नए नए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए नए हैंडलिंग फैसिलिटीज़ आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर आपको इस पे अप टू डेट रहना है तो आपको जो है कंटिन्यूअस ऑडिट करना होगा इन सभी चीज़ों का, यानी कि इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेशन हुआ है, क्या कस्टम्स में जो है कोई अपडेशन हुआ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सा नया ट्रांसपोर्ट रूट आया है, कौन सा नया शिप रूट आया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होने के लिए आपको जो है कंटिन्यूअस जो है वहाँ पर ऑडिट करना चाहिए इन सभी चीज़ों का, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से अपडेट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे रहेंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूअस ऑडिट करना है इन सभी चीज़ों का कि कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कस्टम्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी चीज़ों का। वहीं पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर, दैट इज केयरफुली सेलेक्ट द कैरियर्स दैट कुड रिड्यूस फ्राइट कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग, वेयर हाउसिंग, लीड टाइम, पैकेजिंग, इंश्योरेंस एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस। तो जो कैरियर्स आप सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इंडिया में आपने प्रोडक्ट को बनाया, अब इंडिया से उस प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्ट करके नॉर्थ अमेरिका में पहुंचाने के लिए बहुत सारे कैरियर्स का आप यूज़ करेंगे। तो उन कैरियर्स को जो है बहुत ध्यान से आपको सेट करना चाहिए, जिससे कि जो भी आपका फ्राइट कॉस्ट आ रहा है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ रही है, वेयर हाउसिंग के जो कॉस्ट आ रही है, वो सब क्या हो, जो भी कॉस्टेस हैं वो सबके सब रिड्यूस हो और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो जो है वहाँ पर इंप्रूव हो। नेक्स्ट है ए विजिलेंट कस्टम प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड चैलेंज मस्ट बी डिवाइस। यानी कि देखिए जब भी आप कस्टम प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली जो है आपको कस्टम प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो ट्रेडर्स की कॉस्ट है, जो कस्टम ड्यूटी पे करनी है, जो टैक्स देना है, जो क्लियरेंस करवाना है, उसमें जो भी कॉस्ट आ रही है वो मिनिमाइज हो। ट्रेडर्स को जो रिलीफ मिलने वाला हो गवर्नमेंट के साइड से या फिर जो भी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जो भी रिस्क होता है कि उसका जो है सामान सीज कर लिया जाएगा या फिर उसके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी वो अवॉइड हो जाए और उसको ट्रेडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो इंप्रूव हो। तो इस तरीके का जो है कस्टम प्लानिंग जो है वहाँ पर आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि किस कंट्री से कब और किस टाइम पे जो है रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाए जिससे कि कस्टम ड्यूटी कम पे करनी पड़े, कोई रिलीफ या फिर कोई सब्सिडी है तो वो आपको जो है मिल जाए, कोई पेनल्टी, कोई सीजर जो है आपके ऊपर ना लगे। इस तरीके से जो है आपको कस्टम प्लानिंग करनी चाहिए ड्यूरिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक वेल ट्रेंड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग इंटरफेस होना चाहिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि अगर वेल ट्रेंड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग इंटरफेस नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन ही कम्युनिकेट नहीं होगी। तो जब इन्फॉर्मेशन ही कम्युनिकेट नहीं होगी तो आप सही टाइम पर जो है सप्लाई चेन को हैंडल नहीं कर पाओगे। डेडिकेटेड लॉजिस्टिक ग्लोबल सप्लाई चेन टीम होनी चाहिए, यानी कि एक
आपका स्पेसिफिक ग्लोबल सप्लाई चेन की टीम होनी चाहिए जो कि इन सभी चीज़ों को देख रही है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वहाँ पर सभी इनबाउंड और आउटबाउंड सेक्टर्स में कि कब जो है चाइना से प्रोडक्ट चला है और इंडिया में कब पहुँचेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया से कब जो है कहाँ चलेगा, कौन कैरियर है, कौन जो है ट्रांसपोर्टर है, कितने टाइम पे वो जो है पहुँचाएगा। सारी चीज़ें जो है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो है वो कंबाइंड होनी चाहिए इनबाउंड और आउटबाउंड सेक्टर्स में, जो है वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर वेल ट्रेंड, ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग इंटरफेस होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन टीम होगी और पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी और आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकेंगे और कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकेंगे। अब बात कर लें ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी कहने का मतलब है यहाँ पे कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट को कम करना। एफिशिएंसी, अगर मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट बनाना है और अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर सप्लाई चेन उसका सही तरीके से काम कर रहा होगा, सप्लाई चेन सही से मैनेज हो रहा होगा, तो तुरंत के तुरंत जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल आ जाएगा मैन्युफैक्चर तक, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। कस्टमर ने डिमांड किया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सप्लाई चेन अच्छी होगी तो कस्टमर तक तुरंत जो है वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। सप्लाई चेन अच्छी होने से ही डिलीवर होगा, वो भी कम कॉस्ट में जो है डिलीवर हो जाता है। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक दिन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 दिन लगता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। तो सारी चीज़ें सप्लाई चेन पर डिपेंड करती हैं कि कब सप्लाई चेन कैसी है और कितनी जल्दी जो है आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। टू मिनिमाइज टाइम को कम करने के लिए, भाई डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन अच्छा हुआ तो आपका जो है कम टाइम में जो है मैन्युफैक्चर के पास रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कस्टमर तक जो है गुड्स डिलीवर हो जाता है। तो टाइम को कम करने के लिए जो है सप्लाई चेन को मैनेज करना जरूरी है। टू डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होती है डिलीवर करने में, सप्लायर से रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर तक पहुंचाने में, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज करने का जो है ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। टू डिक्रीज वेयर हाउसिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना के रख दिया है और हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वेयर हाउस में रखने से प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी होता है और साथ ही साथ उसको कॉस्ट भी आती है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखने में। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होगा, क्योंकि अगर सप्लाई चेन अच्छा होगा आपका तो आपको वेयर हाउस में स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड आया, प्रोडक्ट बना दिया तुरंत और तुरंत डिलीवर कर दिया, तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सप्लाई चेन आपका अच्छा होगा, कस्टमर ने डिमांड किया, तुरंत के तुरंत जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, इनहेंस होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टू मेंटेन बेटर कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, इन सब के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होता है। अब बात कर ले फंक्शंस की कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो ब्रॉडली हम जो फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ब्रॉडली हम पांच इंपॉर्टेंट फंक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्वायरिंग कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, किससे, सप्लायर से रॉ मटेरियल को एक्वायर करना और मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाना, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाना, मशीनरी को एक्वायर करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुँचाना, तो एक्वायरिंग का काम होता है। या फिर कस्टमर का गुड्स है तो उसको मैन्युफैक्चरर से एक्वायर करके कस्टमर तक पहुँचाना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे कि डिमांड को एस्टिमेट करना प्रॉपरली, जिससे कि ज़्यादा आपको इन्वेंट्री भी ना रखना पड़े और ना ही कम इन्वेंट्री आपके पास हो। आप सपोज करें कि अचानक से डिमांड बढ़ गई और आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल कस्टमर तक, मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाओगे, और मैन्युफैक्चरर तक अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अचानक से मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो अगर आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, बिजनेस आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके पास जो है रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो वेस्ट हो सकता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस जो है यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एस्टिमेट किया जाता है डिमांड को। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जैसे कि रॉ रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, टाइम, लेबर, कब कहाँ कैसे सब चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, उन सारी चीज़ों को भी जो सप्लाई चेन में जो है इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और वहीं पे लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्कफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि कब कहाँ किससे जो है इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कैसे जो है डेटा शेयर होगा, कस्टमर का डेटा
कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मैन्युफैक्चरर की डिटेल सप्लायर तक पहुंचाना, सप्लायर की डिटेल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को भी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक्वायर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, लॉजिस्टिक का फंक्शन, रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिमांड को एस्टिमेट करना यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।